नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले अंकों में देखा प्रागैतिहासिक के साथ साथ हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कला के प्रश्नों को देखा। आज हम टॉपिक वाइज देखेंगे। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कला के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला, स्थापत्य कला और जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं उन गुफाओं से संबंधित जो भी कलाकार प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु मैं हरिद्वार में था, तो इस कारण मैं आपको समय पर वीडियो प्रेषित नहीं कर पाया। अब मैं आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, तो जो भी लेट हुआ होगा उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस शैली के कलाकार बौद्ध शैली के चित्रों पर आश्रित थे? सवाल फिर से सुनिए, किस शैली के कलाकार बौद्ध शैली के चित्रों पर आश्रित थे? और विकल्प देखिए, मौर्य, मोहनजोदड़ो, कुषाण और मथुरा। तो यहाँ पर जिस शैली के कलाकार बौद्ध शैली के चित्रों पर आश्रित थे वे थे कुषाण काल के जो चित्रकार थे, वह बौद्ध शैली के ऊपर आश्रित थे। ठीक है, तो वे बौद्ध शैली से संबंधित ही बुद्ध के चित्र बनाते थे। बुद्ध के जो मूर्तियां थी उनका वे निर्माण किया करते थे। दूसरा प्रश्न है, सांची स्तूप में किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? और विकल्प देखिए, खरोष्टी, देवनागरी, ब्राह्मी और रोमन। तो सांची स्तूप में जिस लिपि में संदेश लिखा हुआ है वह लिपि है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि में सांची के स्तूप में जो भी संदेश लिखे हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से भी इन जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, कौन से राजवंश के समय कौन सी लिपि चलती थी, इस पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि अशोक के शिलालेखों से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? विकल्प है रूपभेद, शिल्प, आलेख्य और तुलिका। और चित्रकला का प्राचीन नाम जो पौराणिक ग्रंथों में मिलता है वह है शिल्प। तो आपने देखा होगा जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें चित्रकला को शिल्प के नाम से लिखा गया है या शिल्प के नाम से वहाँ पर पुकारा गया है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। चौथा प्रश्न है, अग्नि पुराण में चित्रकार को क्या कहा गया है? अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अग्नि पुराण में चित्रकार को क्या कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए विकल्प, देवता, महर्षि, शिल्पकार और योगी। तो देखिए, अग्नि पुराण में चित्रकार को क्या कहा गया है? तो अग्नि पुराण में चित्रकार को योगी कहा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि वहाँ पर शिल्प कहा गया था कला को, चित्रकला को, तो यहाँ पर शिल्पकार होगा। ये अग्नि पुराण की बात की जा रही है, तो अग्नि पुराण में चित्रकार को योगी के नाम से पुकारा गया है। वहाँ पर जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में योगी शब्द लिखा हुआ मिला है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, गांधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? ठीक है, अब गांधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? विकल्प है मौर्य काल में, चोल, कुषाण और राष्ट्रकूट। तो गांधार कला का जो विकास हुआ था वो हुआ था कुषाण काल में। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी गांधार कलाएं हैं, वो जितनी भी कलाएं हैं वो कुषाण वंश से रिलेट करके ही उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गांधार कला है जो अब की वर्तमान में अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, ये कंधार वाला हिस्सा है, उसी क्षेत्र में ये कला विकसित हुई थी। और इसका जो क्षेत्र था वो हमारे उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तो आप इसको न भूलिएगा कि गांधार कला का विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। तो विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पौराणिक रूप से चित्रकला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पौराणिक रूप से चित्रकला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? और विकल्प है चित्रसूत्रम, वसंत विलास, कामसूत्र और चित्रलक्षणम। तो पौराणिक रूप से चित्रकला का जो वर्णन हमें सबसे पहले मिला था वह मिला था चित्र लक्षणम में। और इसे जो कई पुस्तकों में चित्र लक्षण भी लिखा गया है। और इसे जो रचयिता हैं या कहें कि चित्र लक्षण को लिखने वाले जो लेखक हैं वे नग्नजीत या
भयजीत, इनका ये नाम भी मिलता है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और सबसे पहले हमें चित्रकला का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है चित्र लक्षणम में। 7वां प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? ठीक है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता और एलोरा। तो पल्लव कला के अंतर्गत जिन कला केंद्रों का विकास हुआ उसमें प्रमुख है महाबलीपुरम। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और काफ़ी ये हाईलाइट हुआ था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें महाबलीपुरम की शहर पर ले गए थे और वहीं पर उनकी काफ़ी देर तक वार्ता भी हुई थी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कौन सी मूर्तिकला शैली ग्रीक रोमन कला शैली से प्रभावित रही? देखिए, बरहुत, खजुराहो, होयसल और गांधार। तो कौन सी मूर्तिकला शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है वो रही है गांधार शैली। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार रोमन मूर्तियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, विशाल होती हैं, उसी प्रकार जो गांधार की मूर्तियाँ हैं जिसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी बुद्ध की बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनाई गई हैं, वे जो है ग्रीक रोमन शैली से प्रभावित रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बामियान जो एक शहर है अफगानिस्तान में, यहाँ पर बुद्ध की काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जिन्हें बाद में तालिबान ने तोड़ डाला था। तो जो रोमन ग्रीक शैली है उसका प्रभाव गांधार शैली में रहा है। 9वां प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बौद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है। अब यहाँ पर सुल्तानगंज एक जगह है, वहाँ से गुप्त काल में एक बौद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी, गुप्तकालीन है जो, वो मूर्ति किस भावभंगिमा में है इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए विकल्प, ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो सुल्तानगंज से प्राप्त जो गुप्तकालीन बौद्ध प्रतिमा है उसकी जो भावभंगिमा है वो है अभय मुद्रा। ठीक है, और यहाँ पर मूर्तियों की मुद्राओं से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए थे। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है। अब ये यहाँ पर देखिए कुछ डायनेस्टीज़ के नाम दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि परखम यक्ष से संबंधित है। विकल्प देखिए, गुप्त काल, राष्ट्रकूट काल, चोल काल और मौर्य काल। तो परखम यक्ष जो है संबंधित है मौर्य काल से। तो विकल्प डी सही हो। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई मूर्ति का नाम दे दिया जाएगा, आपको किसी मूर्ति का नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये जो प्रसिद्ध मूर्ति है किस काल में बनी हुई है, किस राजवंश के द्वारा बनवाई गई है या किस राजा के समय इसको बनाया गया था। 11वां प्रश्न है, खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और विकल्प देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो जो खंडगिरी और उदयगिरी गुफाएं हैं यह गुफाएं स्थित हैं उड़ीसा राज्य में। और खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये शुंग काल की गुफाएं हैं और जैन धर्म से संबंध ये रखती हैं ये दोनों गुफाएं। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी भी गुफाएं हैं, आपने अभी तक अजंता एलोरा की जो मुख्य मुख्य गुफाएं तो पढ़ी हुई है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी गुफाएं भारत में स्थित हैं, जितनी भी गुफाओं में चित्र मिले हैं या मूर्तियां मिली हैं, उन गुफाओं का भी अध्ययन आप करिए, उन गुफाओं की भी एक सूची बना करके रखिए। क्योंकि अब एलोरा अजंता से संबंधित तो प्रश्न आएंगे, लेकिन साथ ही में अन्य गुफाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? अब देखिए यहाँ पर अशोक की जो शिलालेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा, किससे सफलता प्राप्त हुई थी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, पीसी मानक और जेम्स प्रिंसपे। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनको सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वो की थी जेम्स प्रिंसपे द्वारा। और जेम्स प्रिंसपे ने ही अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और जो भी शिलालेख थे उनमें लिखी हुई जो भी लिपियां थी उन लिपियों को डिकोड किया था और ये बताया था कि ये शिलालेख पर क्या उपदेश लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसपे काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं भारतीय इतिहास में, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के संदेशों को पूरे विश्व के सामने रखा था।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख पर मोर की आकृति अंकित है? अब यहाँ पर देखिए अशोक के किस शिलालेख पर मोर का जो चित्र बना है ये पूछा गया है। और विकल्प देखिए, नंदगढ़ शिलालेख, सारनाथ शिलालेख, कालसी शिलालेख और लुम्बिनी शिलालेख। तो यहाँ पर जिस शिलालेख पर मोर की आकृति बनी है वो शिलालेख है नंदगढ़ शिलालेख। ठीक है, तो नंदगढ़ शिलालेख पर मोर की आकृति अंकित की गई है। 14वां प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक का उत्तराखंड में एकमात्र शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख है, वो शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ है ये प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प देखिए, नानकमत्ता, बाड़वाला, मलारी और कालसी। तो मौर्य सम्राट अशोक का जो उत्तराखंड में एकमात्र शिलालेख प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है देहरादून के कालसी नाम के एक स्थान पर। और यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उस शिलालेख पर हाथी की आकृति उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, जिस प्रकार नंदगढ़ शिलालेख पर मोर की आकृति बनी हुई है उसी प्रकार कालसी में जो प्राप्त अशोक शिलालेख है उस पर हाथी की या गज की आकृति उत्कीर्ण की गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और पिछली बार अशोक के शिलालेखों से संबंधित प्रश्न जो है UKSSC के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो आप इस पर भी फोकस रखिएगा। और कालसी शिलालेख से संबंधित भी हमने एक विस्तृत वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उत्तराखंड में एकमात्र अशोक का जो शिलालेख है कालसी में, उस शिलालेख की विशेषताएं क्या हैं, उस शिलालेख को कब खोजा गया था, किस इतिहासकार ने उस शिलालेख को खोजा और वर्तमान में उस शिलालेख की क्या स्थिति है। तो आप अगर उस शिलालेख के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अशोक के जो शिलालेख है रॉक कट एडिक्ट जो अशोक की है उसको आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का डाल दूंगा। और साथ ही आई बटन पर भी आप देख रहे होंगे कि अशोक के जो शिलालेख हैं उससे संबंधित जो भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में अशोक के शिलालेख से संबंधित काफ़ी कुछ विस्तृत रूप से जानकारी हमने दी है, तो आप उसको भी देखना ना भूलिए। 15वां प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? अब देखिए, ब्रिटिश, मौर्य, गुप्त और आधुनिक काल। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है गुप्त काल को। और गुप्त काल में ही भारतीय कला यानी कि सिर्फ चित्रकला नहीं, इसके अतिरिक्त मूर्ति कला, स्थापत्य कला और भी जितनी भी कलाएं हैं, उसमें नृत्य भी आता है, उसमें संगीत भी है, तो जितनी भी कलाएं थी उनका स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आज का प्रश्न, सारनाथ का धमेक स्तूप किस राजवंश ने बनवाया था? और विकल्प देखिए, कुषाण, चालुक्य, मौर्य और गुप्त। तो आपको बताना होगा कि सारनाथ में जो स्थित धमेक स्तूप है वो उसे किस राजवंश ने बनवाया था। और पिछले अंक में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, फूलन देवी चित्र किस कलाकार का है? और इसका सही उत्तर है मकबूल फिदा हुसैन। और सबसे पहले जो जवाब दिया है श्रेया मिश्रा जी ने, कुमारी श्रमिष्ठा जी ने, पुष्पा पुरवाल जी ने, धर्मेंद्र कुमार जी ने, नीतू सैनी, आरती रावत, उषा लखेड़ा जी ने और द वाव क्राफ्ट। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बिल्कुल गंभीरता से प्रश्न को समझा और प्रश्न का उत्तर सही सही दिया। और इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय इतिहास में कला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज हमने 15 प्रश्नों को लिया है। अगले अंक में बाकी प्रश्नों को भी लेंगे और फिर धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम अपने अजंता, मुगल, पहाड़ी जितनी भी हमारे जो टॉपिक है उस पर हम प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न करना है या कुछ भी हमसे प्रश्न पूछने, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा
आप हमें ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप वीडियो तुरंत देख सकें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।